ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है मुद्रा की मर्यादाएं हैं बच्चे, उसके अर्थ है, उसके कार्य पढ़ेंगे और उसके प्रकार। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। सबसे पहले आता है कि जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में सबसे पहले क्या था आधुनिक समय में कि वस्तु विनिमय प्रथा चलती थी। इस प्रथा में क्या होता था कि वस्तु या सेवा के बदले में हम क्या करते थे, अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करते थे। तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चे, वस्तु विनिमय प्रथा। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उस टाइम क्या होता था कि लोग एक वस्तु को दूसरे वस्तु में हम एक्सचेंज करते थे। अगर मान लिया कि कोई किसान गेहूं पैदा करता है, ठीक है, तो वो क्या करता था कि अपने उपयोग के लिए गेहूं रखकर बाकी के जो गेहूं होते थे उसको देकर वो लोग क्या करते थे, चावल, कपड़ा, जूता, चप्पल प्राप्त करते थे। तो ऐसी जो प्रथा थी उसको हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रथा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वस्तु विनिमय प्रथा किसे कहते हैं तो आपको यही बोलना है कि वस्तु विनिमय प्रथा का मतलब होता है कि वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादाएं। लेकिन जो वस्तु से वस्तु हम एक्सचेंज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते थे ना। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है बच्चे, आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की समस्या। इसका मतलब ये होता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास होने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी क्या हुई है, बढ़ी है। और अर्थतंत्र, जैसे आपको पता है हमारे देश का जो अर्थतंत्र है सरल से जटिल हो गया है। पहले क्या होता था कि गेहूं देकर चावल प्राप्त करते थे और चावल देकर कपड़ा प्राप्त करते थे। जितना सरल था अब उतना सरल नहीं रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिसके पास चावल थे उसे गेहूं की जरूरत नहीं थी और उसे चावल के बदले कपड़े की जरूरत थी, और जिसके पास कपड़ा था उसे उसके बदले में चावल नहीं बल्कि कपड़े के बदले में घी चाहिए था। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान ले कि इस प्रथा में सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि मान ले कि मैं किसान हूँ बच्चे, है ना, और मैं अनाज का उत्पादन करता हूँ और आप जो है वो समझो कि मोची हो, है ना, आप जूते चप्पल बनाते हो, लेकिन मुझे जूते चप्पल तो मुझे चाहिए लेकिन आपको गेहूं की जरूरत नहीं है। तो आप एक्सचेंज करोगे क्या मेरे से? नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको भी गेहूं की जरूरत है और मुझे भी जूते चप्पल की जरूरत है, तब हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है मूल संग्रह की समस्या। ठीक है, मूल संग्रह की समस्या में क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रथा में व्यक्ति को मूल संग्रह के बारे में अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सामना करना पड़ता था बच्चे, जैसे किसान गेहूं का उत्पादन करके गेहूं के बदले में जूता, चप्पल या कपड़ा प्राप्त करे, परंतु दिन प्रतिदिन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ने से जो अतिरिक्त गेहूं को किस प्रकार से सुरक्षित रखे, यह प्रश्न उत्पन्न होता था। अगर मान लें कि आपके पास गेहूं है लेकिन गेहूं को आप 40 से 50 वर्ष तक तो आप जमा नहीं कर सकते ना, क्योंकि 10 से 15 साल के बाद वो गेहूं क्या होता है, खराब हो जाता है। आज के डेट में कैसा है कि आप गेहूं को बेच दो और उससे क्या ले लो, कैश ले लो। उस कैश को, उस रुपये को हम पूरी जिंदगी भर संभाल के बैंक में रख सकते हैं। तो सब पहले के जमाने में क्या था कि मूल संग्रह की समस्या बहुत होती थी, है ना। अगर जो व्यक्ति जानवर या कोई व्यक्ति ऐसा है जो गाय पालते, अगर मान ले कि उसको 50-60 साल के बाद उसे मान ले किसी चीज की जरूरत पड़े तो फिर वो कैसे दे सकता है ना। फिर उस गाय को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा उतने सालों तक। अगर मान ले सब्जी उगाने वाला किसान है लेकिन उसको 2 महीने के बाद चावल चाहिए, तो क्या वो सब्जी को 2 महीने तक जमा करके रख सकता है? क्या उसका संग्रह हो सकता है? नहीं, क्योंकि सब्जी की जो आयु होती है 2 से 4 दिन में वो खराब हो जाता है। तो मूल संग्रह की समस्या पहले बहुत होती थी। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है मूल मापन की समस्या। मूल मापन की समस्या क्या होती थी बच्चे कि इसके अंदर क्या होता कि जैसे हम गेहूं के सामने चावल का विनिमय करना था तब तो ठीक था, परंतु जब गेहूं के सामने अनेक वस्तुएं आने से जिसमें विनिमय दर को याद रखना या निश्चित करना
मुश्किल है। आप अगर गेहूं के बदले कितनी सारी वस्तुएं खरीदेंगे उसको ध्यान रखना थोड़ा सा कठिन है। अगर मान लेते बच्चे कि 1 मन गेहूं के बराबर 2 मन चावल है और 1 मन गेहूं के बराबर 10 मीटर कपड़ा है, 1 मन गेहूं के बराबर कितना घी है और कितने घी के बराबर कितना कपड़ा या कितना चावल, यह निश्चित करना और उसे याद रखना बहुत ही कठिन है। आपको ये भी तो पता रखना पड़ेगा ना कि कितना केजी चावल पे कितना मन चावल मिलेगा, है ना, कितने मन गेहूं पे कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, कितने मन गेहूं पर कितना घी मिलेगा। इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता था कि मूल मापन की समस्या में बहुत कठिनाई होती थी, उसमें हमें ये नहीं पता चलता किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे 3 पॉइंट है जो ध्यान में रखने आपको। नेक्स्ट है मुद्रा का अर्थ एवं कार्य, है ना। फिर धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ, है ना। तो मुद्रा किसे कहते हैं सबसे पहले समझेंगे। किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो सके उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दिया था, मार्शल ने, है ना। मुद्रा ऐसा होता है बच्चे कि जिसको आप किसी भी समय पे किसी भी स्थान पे बिना किसी जांच पड़ताल के कोई भी वस्तु या सेवाएं आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा कहते हैं, ठीक है। रॉबर्टसन ने क्या बोला है मुद्रा का परिभाषा कि वस्तु और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृत हो वह मुद्रा है। सही बात है। अगर आप 1000 का नोट लो उससे कोई भी वस्तु या सेवा आप खरीद सकते हैं कि नहीं। आप 500 की नोट लेके जाओ उसके बदले कोई भी वस्तु या सेवा आप कहीं भी खरीद सकते हैं, वो सभी जगह स्वीकृत है ना। चाहे आप कोलकाता में चले जाओ या फिर मुंबई चले जाओ, है ना, या पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, ये सब जगह पे सेम करेंसी चलती है। नेक्स्ट आता है मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के जो इंपॉर्टेंट कार्य है, पहला है विनिमय के माध्यम का कार्य। विनिमय के माध्यम का कार्य का मतलब है कि जब मुद्रा का विकास हुआ तब कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई भी वस्तु क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अगर मेरे पास 1000 है तो उस 1000 में मैं दाल भी खरीद सकता हूँ, गेहूं भी खरीद सकता हूँ, कपड़े भी खरीद सकता हूँ, घी भी खरीद सकता हूँ, चावल भी खरीद सकता हूँ, समझ रहे। तो मुद्रा का विकास होने से क्या हो गया, विनिमय के कार्य सरल हो गए, ठीक है। दूसरा है मूल्य के संग्राहक के रूप में कार्य। मूल्य के संग्राहक का मतलब होता है कि पहले क्या था कि जब वस्तु विनिमय पड़ता था तो वस्तु को संग्रह करना बहुत कठिन था, लेकिन आज के डेट में क्या है कि आप ज्यादा अनाज बेचकर उससे क्या करेंगे, मुद्रा प्राप्त कर सकते और उस मुद्रा को आप क्या करेंगे, संग्रह कर सकते, फिर उस मुद्रा के द्वारा आप कोई भी वस्तु या सेवा को खरीद सकते, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य के मापदंड के रूप में कार्य। मुद्रा के मूल्य के मापदंड के रूप में महत्वपूर्ण कार्य होता है ना। इसमें क्या होता था पहले कि 1 मन गेहूं के बराबर कितने मन चावल, कितने मीटर कपड़ा, कितने किलो घी, कितने जोड़ी चप्पल, ये सब याद रखना बहुत कठिन था। लेकिन मुद्रा का विकास होने से क्या हो गया, ये जो बातें है वो सरल हो गया, ठीक है। मुद्रा से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक वस्तु की सेवा की कीमत निश्चित होती है और उसके अनुसार आप कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई भी वस्तु खरीदना है तो आप इजिली वहां से खरीद लेते हो कि नहीं, क्योंकि उस वस्तु के ऊपर जो मार्क होता है ना, मुद्रा छपा होता है कि भाई 50 का है, 60 का है, 100 रुपए का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के निम्नलिखित प्रकार, पहले सबसे पहले वस्तु मुद्रा आई, फिर पशु मुद्रा आया, फिर धीरे धीरे लोग धातु के रूप में मुद्रा का विकास हुआ, है ना। फिर जैसे जैसे डेवलप हुआ फिर कागजी मुद्रा आया, फिर प्लास्टिक मुद्रा आया, फिर उसी तरीके से बैंक मुद्रा आया। ये सारे मुद्रा के क्या है बच्चे, प्रकार है, ओके। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे मुद्रा किसे कहते हैं, है ना, वस्तु विनिमय प्रथा क्या थी, ओके। ऐसा भी आ सकता है कि भाई वस्तु और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृत हो मुद्रा है, यह कथन किसका था, तो आप बताएंगे रॉबर्टसन का था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।